फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था गौतम फिलहाल दूर शहर नौकरी की तलाश में गया हुआ था और उसको गए हुए भी पूरा 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में दुनिया बहुत बदल गई थी। जब राधिका के पिता गौतम शहर नौकरी पर जा रहे थे तब राधिका उसे नानी के घर छोड़ने की जिद करने लगी थी और नौकरी पर जाने से पहले गौतम राधिका को उसकी नानी के घर छोड़ आया था। अभी गौतम गांव वापस नहीं आया था। हाँ, बीच बीच में उसकी चिट्ठी आती रहती थी और कभी कभी वह गांव के ही किसी दोस्त के हाथों कुछ पैसा भेज देता था जिससे सोनाली का घर चल रहा था। सोनाली की अपनी भी एक बेटी और एक बेटा था। सोनाली अभी मात्र 20 साल की थी, लेकिन इस 20 साल की उम्र में वह इतनी क्रूर और चालाक थी कि कोई परिपक्व औरत क्या होगी। सोनाली तिरछी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखते जा रही थी और फिर आंगन में रखे हुए घड़े से ठंडा पानी लेकर उसने अपनी माँ को पिलाया। गायत्री ने एक झटके में ही सारा पानी पी लिया। गिलास एक तरफ रखते हुए उसने सोनाली से कहा, यहाँ बैठ, तुझे कुछ बताना है। सोनाली अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ उससे भी ज़्यादा तेज औरत है। उसने अपनी माँ से कहा, पहले तो यह बताओ कि कमर में झूलती हुई थैली, इसका राज क्या है? क्या लेकर आई हो इसमें? गायत्री ने सोनाली से कहा, तू उस कमर वाली थैली को छोड़, यह टोकरी देख। और ऐसा कहकर गायत्री ने टोकरी पर पड़ा हुआ कपड़ा हटा दिया। अंदर एक खूबसूरत प्यारी सी बच्ची सो रही थी और उस बच्ची को देखकर सोनाली चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। उसने आश्चर्य से अपनी माँ को देखते हुए कहा, यह क्या है? किसका बच्चा चुरा लाई हो? मैं तो सोचती थी कि तुम चालाक हो और तुम इतनी तेज हो, यह नहीं पता था। और इस बच्ची से हमारा क्या फ़ायदा? गायत्री ने सोनाली का हाथ खींचकर उसे दोबारा चारपाई पर बैठा लिया और उससे कहा, पूरी बात सुनाकर फिर बीच में बोला कर। और ऐसा कहकर गायत्री ने सारी बात सोनाली को बता दी। गायत्री ने सोनाली से कहा, देखो सोनाली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर अब मैं वापस गांव गई या उस गांव के आसपास भी उन लोगों को नज़र आ गई तो हवेली वाले मुझे जान से मार देंगे। लेकिन बहू रानी ने मुझे बहुत पैसा दिया है, कम से कम हम एक अच्छी ज़िंदगी तो जी पाएंगे और इसलिए मैंने यह बच्ची ले ली। लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। अब मुझे यह बच्ची बोझ लग रही है। अब मुझे जल्दी से छुटकारा चाहिए। ये इतनी छोटी है, कब तक इसे पालूंगी? और बड़े होकर फिर से वही सब शादी करो, दहेज जुटाओ। ना बाबा ना, मैं यह सब नहीं करूँगी। यह सारा पैसा हम दोनों मिलकर बांट लेंगे और ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए मैं अपना गांव छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। गायत्री की बात सुनकर सोनाली ने आंखें फाड़ते हुए गायत्री से कहा, तुम खुद तो मरोगी और मुझे भी मरवा दोगी। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें क्या लगता है बहू रानी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी? बहू रानी भी अच्छी तरह से जानती है कि मैं इस गांव में रहती हूँ। वह तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आएगी, फिर उन्हें क्या बताओगी? यह सुनकर गायत्री थोड़ा डर गई थी। उसने सोनाली से कहा, तो कौन सा यह घर पैतृक है? हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से यहाँ से दूर कहीं जाकर रह सकते हैं, जहाँ बहू रानी की नज़र भी हम पर ना पड़े। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब तुम बताओ, तुम मेरा इन सब में साथ दोगी या नहीं? सोनाली ने कुछ सोचते हुए गायत्री से कहा, लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? अब यह कोई शहर तो है नहीं कि बच्चे को अनाथालय में दे दिया। इस बच्ची से छुटकारा तो इसे मारकर ही मिल सकता है। लेकिन मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगी, इसे कहीं फेंक भी नहीं सकते हैं। छोटा सा गांव है, सबको खबर लग जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद सोनाली ने अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू किया और वह एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी माँ के कान में कुछ कहने लगी। गायत्री अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। उसने सोनाली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी होशियार है मेरी बेटी, इसे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस बहुत बढ़िया। अगर हम कभी फंसे भी तो हम यह कह सकते हैं कि बच्ची चोरी हो गई है। सोनाली और गायत्री दोनों मुस्कुरा रहे थे और नील दोनों का चेहरा देख रहा था।
खाना खाने के बाद गायत्री और नील चारपाई पर सो चुके थे और सोनाली अपने दिमाग में कुछ ताने बाने बुन रही थी। शाम हो गई थी। सोनाली ने नील से कहा, बापू वह राधिका है ना, मेरी सौत की बेटी, वह अपनी नानी के घर है। आप कल सुबह उसे ले आना। अब आप लोग आ गए हैं, काम बढ़ गया है। वैसे भी उसे गए पूरा 1 साल हो चुका है। उसके पिता भी वापस आने वाले हैं। अच्छा होगा कि वह भी वापस आ जाएं। सोनाली की बात सुनकर नील ने सोनाली से कहा, ठीक है, कल एक बैलगाड़ी कर देना, मैं गांव चला जाऊंगा। सुबह होते ही नील राधिका को लेने उसके नानी के गांव जाने लगा। इधर राधिका बहुत दुखी थी। वह बार बार अपनी नानी से लिपटकर रो रही थी। सचमुच उसकी नानी बहुत बीमार थी। उनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं था। आस पड़ोस के लोग भी राधिका को समझा रहे थे कि वह कुछ दिन और रह जाए, लेकिन उसकी नानी ने ही सबसे कहा कि उसे वापस जाने दे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि राधिका के सामने उनके प्राण निकले। नील राधिका को लेने उसके घर पहुंच चुका था और नील को देखकर राधिका ने नील से कहा, माँ तो कह रही थी कि पिताजी आएंगे, आप क्यों आए हैं? नील ने राधिका से कहा, बिटिया, अभी तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आए हैं। उनकी चिट्ठी आई थी कि अभी उन्हें कुछ दिन और लगेंगे, शायद अगले सप्ताह में वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे भेज दिया। राधिका रोते रोते अपने गांव से विदा हो रही थी और उधर विवेक भी राधिका को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। राधिका ने अपने कपड़ों की पोटली बैलगाड़ी में रख दी थी और फिर राधिका और नील वापस गांव की ओर आने लगे थे। राधिका सारे रास्ते रोती रही। उसकी आंखें सूज चुकी थी और तकदीर का खेल देखो, यहाँ राधिका घर से विदा हुई और इधर उसकी नानी के प्राण पखेरु हो गए। गांव वाले लोगों ने राधिका को वापस बुलाने के लिए मना कर दिया था। सभी जानते थे कि उसकी नानी नहीं चाहती थी किसानों को और दुख हो। गांव वालों ने मिलकर सारे संस्कार पूरे कर दिए थे। राधिका गांव पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर डरी और दुखी थी। राधिका अच्छी तरह से जानती थी कि गायत्री बहुत चालाक औरत है। गायत्री भी सोनाली के बच्चों को अपने सीने से लगाकर रखती थी और राधिका से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। और गायत्री को देखकर राधिका को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसने बस एक औपचारिकता से गायत्री को नमस्ते कहा और अंदर चली गई। राधिका को देखते ही सोनाली ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, अम्मा भी आ गई हैं, आज रात का खाना तुम ही बना देना। राधिका ने सोनाली से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कपड़े की पोटली रसोई में रखी और आंगन में खाना बनाने बैठ गई। खाना पीना हो जाने के बाद सब छत पर चले गए थे। राधिका आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। राधिका इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र चारपाई पर लेटी हुई बच्ची पर पड़ी। सोनाली और गायत्री छत पर जाकर बातें कर रहे थे। बच्ची अकेली चारपाई पर लेटी रो रही थी। राधिका को कुछ समझ नहीं आया। वो डरते डरते उस चारपाई के पास गई और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची किसकी हो सकती है। फिर उसे लगा कि शायद उसके जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने ही इस बच्ची को जन्म दिया होगा। राधिका उसे चुप कराने लगी थी, लेकिन वह बच्ची बेहताशा रो रही थी। राधिका उस बच्चे को लेकर छत पर गई और उसने अपनी माँ से कहा, यह रो रही है, शायद भूखी है। सोनाली ने बिना उस बच्चे की तरफ देखे ही राधिका से कहा, तो जाकर दूध पिला दो, और हाँ, दूध में पानी मिलाकर पिलाना, ज़्यादा दूध नहीं है, अभी मेरे बच्चे भी दूध पिएंगे। सोनाली की बात सुनकर राधिका को इतना एहसास तो हो गया था कि यह बच्ची सोनाली की नहीं है। उसने उस बच्ची को सीने से लगा लिया और मन ही मन उस बच्ची से कहा, लगता है तू भी मेरी तरह अनाथ है। राधिका उस बच्ची को लेकर नीचे आ गई थी। उसने रसोई से दूध लिया और एक कटोरे में डालकर उस बच्ची को गोद में लेकर चम्मच से दूध पिलाने लगी। कहते हैं ना, शायद बच्चों को भी यह पता होता है कि उन्हें प्यार करने वाली माँ अब उनके साथ नहीं है, और वह भी उस चीज़ को महसूस करते हैं।
शायद वह मासूम बच्ची भी यह जान चुकी थी कि वह अपनी माँ की गोद में नहीं है। दूध पीते पीते ही उसे नींद आ गई थी। राधिका उसे गोद में लेकर बैठी हुई थी और प्यार से उसे निहार रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी खूबसूरत बच्ची किसकी होगी, कितनी प्यारी है यह बच्ची। मेरी सौतेली माँ की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, और ना ही गायत्री नानी की। आखिर बच्ची है किसकी, और यह यहाँ क्यों है, इसकी माँ कहाँ है। और ऐसे ही ना जाने कितने सवाल राधिका के दिमाग में चल रहे थे। बच्ची सो गई थी। राधिका ने उसे गोद में उठाया और अपने साथ ले जाकर सोनाली के बच्चों के साथ लेट गई और उस बच्ची को भी अपने साथ लिटा लिया। राधिका भी थकी हुई थी, उसे भी नींद आ चुकी थी। और तभी सोनाली और उसकी माँ गायत्री छत से नीचे आए। सोनाली ने इधर उधर देखा, आंगन में बर्तन धुले हुए रखे थे। उसने चारपाई पर देखा, वहाँ बच्ची नहीं थी। सोनाली ने अंदर कमरे में जाकर देखा, वहाँ सभी बच्चों के साथ में वह बच्ची भी लेटी हुई सो रही थी। सोनाली ने एक कुटिल मुस्कान से गायत्री की तरफ देखते हुए कहा, चलो अच्छा है, यह बच्ची राधिका से घुल मिल रही है। देखो ना कितनी अच्छी तरह से इसके साथ सो गई है। गायत्री ने भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाई और फिर दोनों छत पर जाकर सो गए। सुबह हो चुकी थी। राधिका अच्छी तरह से जानती थी कि अब उसे घर के सारे कामकाज करने पड़ेंगे, इसलिए उसने सुबह सुबह ही खाना बनाकर रख दिया था। उसने बच्ची को उठाकर उसे साफ सुथरा कर दिया था और उसे एक साफ चादर में लपेट दिया था। उसने बच्ची को दूध पिलाकर सुला दिया था। सोनाली के बच्चों को नहलाकर राधिका ने तैयार कर दिया था, लेकिन सोनाली की नींद ही नहीं खुली थी। वह अभी भी चारपाई पर पड़ी सो रही थी। गायत्री भी गहरी नींद में थी। नील उठ गया था। राधिका ने नील को चाय बनाकर दे दी थी। नील ने राधिका से कहा, आज कौन सा दिन है बिटिया। राधिका ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, आज शायद गुरुवार है। और जैसे ही उसे याद आया कि आज गुरुवार है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक उसे याद आया कि आज विवेक अपना खेला दिखाने बड़े बाजार आएगा। उसने नील से कहा, नाना जी मुझे कुछ काम है, बाजार जाना है। आपके पास अगर कुछ पैसे हो तो दे दे, मैं सब्जी भी ले आऊँगी। नील ने राधिका को देखते हुए कहा, अरे बेटा यही तो रोना है, मैं भी तुम्हारी तरह फटे हाल हूँ। मेरे पास भी कुछ नहीं है। सुबह से मुझे तलब लगी हुई है, लेकिन अब इस चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। तुम्हारी नानी मुझे पैसे का मुंह भी नहीं देखने देती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी माँ से ही कुछ पैसे ले लो और कुछ मुझे भी दे देना, मेरा भी काम चल जाएगा। राधिका ने मायूसी से नील की तरफ देखा और वह फिर छत पर जाने लगी और उसने सोई हुई सोनाली को जगाते हुए कहा, माँ मैं बाजार जा रही हूँ, आज बड़ा बाजार लगा हुआ है, कुछ पैसे दे दो, सब्जी ले आऊँगी। घर में एक भी सब्जी नहीं है। सोनाली ने आंखें खोलकर अलसाते हुए राधिका की तरफ देखा और उससे कहा, इतनी सुबह सुबह बड़े बाजार जाएगी। राधिका ने सोनाली से कहा, माँ सुबह नहीं है, दिन चढ़ाया है, 11 बज गए हैं। आप पैसे दे दीजिए, वरना रात का खाना कैसे बनेगा। सोनाली ने झल्लाते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ सिक्के निकालकर राधिका को दे दिए और उससे कहा, बाकी बचे पैसे मेरे हाथ में ही देना, इधर उधर खर्च मत कर देना। राधिका ने सिक्के ले लिए थे और खुश होती हुई बाजार जाने लगी, लेकिन राधिका के चेहरे की खुशी देखकर सोनाली को थोड़ा अजीब लगा था। उसने अपनी माँ से कहा, ये इतनी खुश क्यों है। घर का काम करने के बाद यह तो हमेशा अपना मुंह बनाकर रखती थी, आज इसे क्या हुआ, बाजार जाने के लिए इतनी खुश क्यों हो रही है। गायत्री ने राधिका से कहा, जवान हो गई है, देख ले कोई चक्कर तो नहीं। तुम एक काम करो, इसके पीछे पीछे जाओ, देख कर आओ कि इतनी खुश होकर कहाँ जा रही है। अपनी माँ की बात सुनकर सोनाली को उसकी बात ठीक लगी। इधर राधिका खुश होते हुए बड़े बाजार जा रही थी। वह मन ही मन यह सोचकर खुश हो रही थी कि आज वह विवेक से मिलेगी। बाजार में भीड़ लगी हुई थी।
चौराहे पर सचमुच विवेक की टोली का खेला चल रहा था। अभी विवेक की बारी नहीं आई थी। राधिका भागती हुई भीड़ को चीरकर विवेक के पास पहुंच गई थी और अचानक ऐसे राधिका को देखकर विवेक भी आश्चर्यचकित हो गया था। उसने इधर उधर देखा और फिर सबकी नज़रें बचाते हुए राधिका का हाथ पकड़कर उस भीड़ से बाहर आ गया। उसने राधिका से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। तुम्हें याद था? राधिका ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, हाँ सब याद था, बस यही तो याद करने लायक है, और है ही क्या मेरी ज़िंदगी में। विवेक राधिका को उसकी नानी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने जानबूझकर उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यह खबर सुनकर राधिका बुरी तरह से टूट जाएगी और वह राधिका को दुखी नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने राधिका से कुछ नहीं कहा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी को देखने के लिए कहानी का अगला भाग देखें।